अब इस सत्र को आगे ले जाते हुए मैं डॉक्टर स्मृति शुक्ल को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हिंदी की वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर स्मृति शुक्ल का जन्म 17 फरवरी 1969 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ। आप पीएचडी की उपाधि प्राप्त हैं। आपके आलोचनात्मक लेख समकालीन भारतीय साहित्य, पहल, साक्षात्कार, वागर्थ, विपाशा, लम्ही इत्यादि देश की सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य पर कुछ विचार, निकष 32, समय का अनजान पथिक एवं कहानियों पर एक आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशनाधीन है। आपको साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार 2017, प्रभाकर श्रोत्री अखिल भारतीय आलोचना पुरस्कार 2021, हुक्मदेवी प्रति सम्मान प्राप्त हुआ है। एक आलोचक के रूप में डॉक्टर स्मृति शुक्ल के पास गहरा सौंदर्य बोध और तीव्र संप्रेषणीयता है। साथ ही समीक्षा शास्त्र के परंपरागत मानदंडों के ज्ञान के साथ उनमें किसी कृति को आज के युग की दृष्टि से परखने के लिए कुछ नए मानदंड तैयार करने का साहस और सामर्थ्य भी है। डॉक्टर स्मृति अपने आत्मकथन में बड़े साहस से लिखती हैं कि समीक्षाएं लिखते हुए कभी कभी मुझे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के उस कथन का स्मरण हो आता है जो कहते थे कि जो लोग सृजन में समर्थ होते हैं वे सर्जना करते हैं और जो लोग यह कार्य करने में असमर्थ होते हैं वे ही समीक्षा करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ मैं इस महान लेखक के कथन से पूर्ण असहमत हूँ। वस्तुतः समीक्षक या आलोचक वही हो सकता है जो साहित्य से कहीं गहरे तक संपृक्त हो। अंततः आलोचना या समीक्षा भी एक प्रकार की सर्जना ही है। कृति के पाठ के लिए आलोचक स्वतंत्र होता है। कभी कभी तो आलोचक किसी कृति को अलग दृष्टिकोण से भी देखता है और उस कृति में नए अर्थ भरता है। इस प्रकार आलोचक या समीक्षक समीक्ष कृति का पुनः सृजन करता है। तो ऐसे सामर्थ्य वाली विद्वान आलोचक डॉक्टर स्मृति शुक्ल को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, आप आएं और अपना आलेख प्रस्तुत करें। फाउंडेशन की ओर से शब्द के अंतर्गत आयोजित काव्य चर्चा में उपस्थित हिंदी के वरिष्ठ कवि सुधीजन यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को सादर नमन। और अभी बहुत ही विवेकपूर्ण, तार्किक, इतना सुंदर व्याख्यान हमने श्री आशीष मिश्र जी का सुना है, हिंदी कविता में आध्यात्म। देखिए, इस पर बात होनी चाहिए और उन्होंने बहुत गहराई से अपनी बातें कही हैं, विभिन्न आलोचकों के, कवियों के उदाहरण देते हुए। तो उनका विवेक चतुर्वेदी जी सुंदर संचालन कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे जो युवा साथी हैं और अनिल कुमार श्रीवास्तव जी के जो पुत्रियां हैं, उनके परिजन हैं जिन्होंने अपने पिता की स्मृति में ये कार्यक्रम की शुरुआत की। और मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरे न केवल जबलपुर के बल्कि जबलपुर से बाहर से भी आज कवि साहित्यकार जन यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको हम सुनेंगे। और इसके पहले जब मैं सुन रही थी कि जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं जिनमें सृजनात्मक क्षमता है, उनको भी खुला मंच यहाँ पर प्रदान किया गया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ऐसे ही मंच से जो प्रतिभाएं हैं वो उद्भूत होती हैं। तो बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे भी इस आयोजन में शामिल होने का अवसर दिया। कविता एक आत्मगत अनुभूति है क्योंकि इसका सीधा संबंध सृजनकर्ता की आत्मगत संवेदना और उसकी ग्रहणशील चेतना से होता है। लेकिन आत्मगत होने के साथ कविता में सामाजिक सरोकार भी निहित है, तो इसलिए कविता की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। कविता ही है जो मनुष्य को मानवीयता के उच्च धरातल पर ले जाती है। कविता ही है जो जीवन को, सृजन को जीवन की लय से जोड़ती है और सत्य का संधान भी करती है। अभी आशीष मिश्र जी ने अपने जो वक्तव्य की शुरुआत की थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से की थी। और रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ज्यों-ज्यों सभ्यता का आवरण बढ़ता जाएगा, मनुष्य के ऊपर चढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो निस्संदेह आज जो 21वीं सदी की कविता है या जो हमारे कवि हैं उनकी जवाबदेही और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अब तो ये वाला जो समय है
पूरी तरह से भौतिकतावाद, विज्ञान, आधुनिकता, इसमें ये हमारी आवश्यकता भी है, तो इसमें रच बस गया है। और कहीं ये हम सब अनुभव कर रहे हैं कि जो हमारी संवेदनाएं हैं वो क्षीण हो रही हैं, और उन संवेदनाओं को जगाने का, जागृत करने का काम कविता ही करती है। ये जो विषय मुझे दिया था बहुत व्यापक विषय है, 21 वर्षों की कविता, और जिस पर बात करना इस थोड़े से समय में मुश्किल है। मैं अपनी बातें रखूंगी और इसमें मेरी सीमा भी है। देखिए, आज यदि देखा जाए तो बहुत लगभग 4000-5000 कवि लिख रहे हैं। प्रिंट मीडिया में, पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित हो रही हैं, सोशल मीडिया पर कविताएं हैं, और इन कविताओं की संख्या हजारों होती है। और मेरी अपनी एक सीमा है कि हो सकता है मैंने बहुत अच्छी कविताओं को ना पढ़ा हो, ना देखा हो, वो मेरी निगाह से ना गुजरी हो, तो ये मेरी अपनी सीमा है। तो जब मैं बात करूंगी तो हो सकता है कि बहुत सारे अच्छे कवि अलक्षित रह जाएं, कुछ ऐसा हो कि जो हिंदी कविता में अलक्षित रह गए और उनकी कविताएं मुझे अच्छी लगी, तो मैं बात करूंगी। अब ये जो 21वीं सदी की कविता है, तो इसकी जड़ें, ऐसा नहीं है कि एक कैलेंडर की तारीख पलटी और कविता भी बदल गई। ये हम कहें कि 20वीं सदी में कविता यहाँ थी और 21वीं सदी में कुछ अलग हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि कविता बहरे काल के प्रवाह के साथ शुरुआत सिद्ध सरपा से होकर कबीर की जो वाणी है, कबीर, रैदास, नानक, सूर, तुलसी, मीरा, इसके बाद जो हमारे रीतिकाल के कवि हैं, और फिर कविता आधुनिक काल में आती है, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली गुप्त, छायावाद के जो हमारे कवि हैं, जिन पर हमारे भाई आशीष मिश्र जी ने बहुत गहरी बात की है, प्रसाद पंत निराला, महादेवी, और इनसे होते हुए मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार धूमिल। कविता ने कई पड़ाव पार किए, और जो 21वीं सदी की कविता है उसके जो बीज है, ये यदि हम देखें, मैं बात करूंगी 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था, वहां कविता की क्या स्थिति थी। तो देखा जाए कि 20वीं शताब्दी में जो कविता थी, उसमें कविता आंदोलनों से तो मुक्त हो चुकी थी, किसी आंदोलन की गिरफ्त में नहीं थी। कविता में एक साथ 4 पीढ़ियां जो है वो सक्रिय थी। बहुत वरिष्ठ कवि लिख रहे थे इसमें, त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर, और उसके बाद एक युवा पीढ़ियों की जो समर्थ युवा कवि थे वो आए, और जो हमारी बीच की पीढ़ी है उसके भी कवि, जिनमें राजेश जोशी, उदय प्रकाश, आलोक धनवा, अरुण कमल, इनके कविता संग्रह भी प्रकाशित हो रहे थे। केदारनाथ सिंह के भी इस समय काफी संग्रह आए थे, और केदारनाथ सिंह को मैं कविता में इसलिए महत्वपूर्ण कवि मानती हूँ उनके योगदान को, कि देखिए उन्होंने कविता का जो शिल्प पक्ष है उस पर भी बहुत काम किया है। उन्होंने कविता में कहा था कि बिंब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कविता का काम केवल अर्थ ग्रहण करना नहीं है, बल्कि बिंब ग्रहण कराना भी है। क्योंकि जब किसी कविता का बिंब हमारे सामने बनता है तो कविता के अर्थ स्पष्ट होते और कविता सीधे हमारे हृदय में उतर जाती है। तो इसके अलावा कवि जो है, इसको हम नॉस्टैल्जिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन कवि जो है वो स्मृतियों के माध्यम से जड़ों की तरफ लौटने का प्रयास कर रहे थे, और बहुत कुछ जो खोता जा रहा था। देखिए ऐसा दौर था कि 1991 में हमारी नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, और समाज एक बड़े परिवर्तन के दौर से उस समय गुजरा था। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अनुभूत कर सकते हैं कि जब मैं पढ़ रही थी कॉलेज में या स्कूल में, और उसके बाद मैंने देखा कि एकदम जब मैं सर्विस में आई तो उसके बाद से समय ऐसा लगा कि जैसे भाग रहा है। समाज बड़ी तेजी से बदल रहा था, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, पूंजीवाद, ये सारी चीजें, और इन्होंने उपभोक्तावादी मानसिकता को बहुत बढ़ावा दिया था। और ये जो कवि थे इन्होंने समझ लिया था कि बाजार
जो है एक मायावी मृग की तरह हमारे पीछे लगा हुआ है। इसकी जो चमक दमक है उसके और जो पूंजी का खेल है, सत्ता का जो खेल है, उसको इन कवियों ने पहचाना था। लेकिन ये कवि धूमिल की तरह बहुत एग्रेसिव नहीं हुए थे, बहुत आक्रामक नहीं हुए थे, बल्कि एक विवेक के साथ, एक समझ के साथ अपनी कविताओं में वो प्रस्तुत कर रहे थे। जो मैंने कहा कि बचाना एक महत्वपूर्ण क्रिया जो है वो उभरी थी। आलोक धनवा का एक संग्रह आया था इसी समय, दुनिया रोज बनती है, जिसमें वो लिखते हैं कि किसने बचाया मेरी आत्मा को, किसने बचाया मेरी आत्मा को, दो चार उबले हुए आलुओं ने बचाया, सूखे पत्थरों की आग और मिट्टी के बर्तनों ने बचाया, पुआल के बिस्तर और पुआल के रंग के चांदनी। यह ऐसा समय था जब कवियों ने विकास के नाम पर जो भी योजनाएं थी, और जो एक तरह से कई बार ऐसा भी था कि छलावा भी था। विकास तो हो रहा था, विकास जरूरी भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो नकारात्मक पक्ष थे उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त इन कवियों ने की थी। स्त्री पर, बच्चों पर कविताएं लिखी गई थी। स्त्री पर जो कविताएं आई, देखिए उदय प्रकाश की औरतें कविता, ये एक ऐसी कविता थी जिसमें तरह तरह से सताई गई स्त्री के खंड हैं, और वो खंड मिलकर एक बड़े कोलाज का निर्माण करते हैं। ऐसी स्त्रियां हैं जो पति से मार खा के करवा चौथ का व्रत रखी हुई हैं। ऐसी स्त्रियां हैं इसमें जो कि अत्याचार की शिकार हुई हैं और फिर बस में चढ़ के वापस घर लौट रही हैं। और ऐसी अजन्मी स्त्री भी है, एक बच्ची भी है जिसका जन्म नहीं हुआ, वहां भी उसको खुफिया भेदिया तरंगे खोज लेती हैं और भ्रूण में ही हत्यारी कटार उतार दी जाती है। कई बार स्त्री का जो चित्रण हुआ है, ये जो स्थितियां हैं वो, और कई कवियों ने आत्मदया के लहजे में स्त्री को नहीं प्रस्तुत किया, प्रतिरोध उनका जो है वो भी दर्ज कराया है। देखिए कैसे किचन के जो प्रतीक हैं, हमारे रसोई के जो प्रतीक है, उसके माध्यम से कि औरतें, ये देवी प्रसाद मिश्र की कविता है कि औरतें जो नहीं दिखती आटे में पिस गई होंगी, औरतें जो नहीं दिखती आटे में पिस गई होंगी, या चटनी में पुदीने की तरह महक रही होंगी, तेल की तरह खौल रही होंगी, जब घर की सबसे जरूरी सब्जी पक रही होगी। संवेदनाओं के शुष्क होते जाने या छींचते जाने पे बहुत सारे कवियों ने लिखा है। अरुण कमल की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि पेड़ को पत्थर बनने में लगा है 1000 वर्ष, आदमी देखते देखते पत्थर बन रहा है, ऐसा क्यों, आखिर क्यों हो रहा है। 21वीं सदी की कविता में यदि देखा जाए तो धरती की कोई भी ऐसी घटना, ना केवल अपना देश यदि हम देखें बल्कि वैश्विक परिदृश्य भी कविताओं के विषय बने हैं। और जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे कविता भी बदली, जो सामाजिक राजनीतिक स्थितियां बदली तो कविता भी बदलती चली गई, क्योंकि कविता का गतिशील होना बहुत जरूरी है। गतिशील यदि कविता नहीं ठहर गई तो कविता समाप्त हो जाएगी। स्त्री जो लेखिकाएं हैं, कवित्रियां हैं, इनकी भी एक बड़ी आमद दर्ज हुई थी। अब कुछ तो जो स्त्रीवादी खेमे की हो गई, जिनका शक्ल था कि सिर्फ कविताएं लिखना है और एक सनसनी पैदा करना है। कुछ कवित्रियां जो थी जिन्होंने कि बहुत व्यापक संदर्भों में अपनी बात रखी, समाज के एक व्यापक परिदृश्य को लेकर वो चली। उनमें मुझे नाम याद आता है कात्यायनी का, गगन गिल और अनामिका। अनामिका का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगी, उनका जो संग्रह है, बहुत सारे उनके संग्रह प्रकाशित हुए हैं। बीजाक्षर, गलत पते पर चिट्ठी, अनुष्ठुप, और अभी जिस संग्रह पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इस थेरी गाथा के संबंध में उन्होंने लिखा है
कि थेरी गाथा उन स्त्रियों की अभिव्यक्ति है जो हर तबके, ग्रामीण, पिछली जातियों और समाज के अभावग्रस्त क्षेत्रों से संबंध रखती है और उनके संवाद में उनका समूचा संसार, उनकी अलग अलग परतें खुलती हैं। तो ये जो सम्मान उन्हें मिला, उन्होंने उन स्त्रियों को समर्पित किया। दूसरा, उनकी शुरुआती कविताओं में भी हम देखें तो स्त्री, अब देखिए सारे संदर्भ कैसे आते हैं, जैसे भामती की बेटियां। अब भामती कौन थी? वाचस्पति मिश्र की पत्नी थी और वाचस्पति मिश्र टीका लिख रहे थे किसी ग्रंथ पर, वे ब्रह्म सूत्र पर टीका लिख रहे थे और उस समय वो अपनी पत्नी को लगभग भूल गए थे। पत्नी सिर्फ उनकी सेवा कर रही थी और ये चाहती थी कि पति की जो सृजनशीलता है उसमें व्यवधान ना हो। पति भूल गए 15 साल तक कि उनकी कोई पत्नी भी है। जब उनके ब्रह्म सूत्र की टीका पूरी हुई और पत्नी दिए में तेल डाल रही थी उसी समय कि लिखने में बाधा ना पड़े, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? बताया कि मैं, आपका विवाह हुआ था, आपका मेरा, और माँ ले आई थी, माँ की मृत्यु हो गई और मैं तब से आपकी देखभाल कर रही हूँ। तब उन्होंने खुश होकर वो जो ब्रह्मसूत्र की टीका थी उसको नाम दिया था भामती की बेटियां। लेकिन अनामिका यहाँ पर कहती कि अब भामती की बेटियों की जरूरत नहीं है। अब ये जो भामतियां हैं इनको किसी का प्रेम नहीं चाहिए, स्नेह नहीं चाहिए, ये खुद ही सृजन करेगी, खुद ही अपने ग्रंथ रचेगी। तो एक स्त्री को वो एक सशक्त नारी के रूप में देखना चाहती है, चाहे उनकी कविता आम्रपाली हो, चाहे भामती की बेटियां हो, चाहे तुलसी का झोला हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से, और उन्होंने एक बात और कही है इसी समय कि जब नालंदा वो जा रही थी, नालंदा में कुछ शोध चल रहा था उनका, तो ये टोकरी में दिगंत कैसे लिखा गया संग्रह, तो उनको ऐसा लगता था कि जो थेरियां हैं वहां पर आती हैं और उनसे बात करती हैं और उनका जो दुख दर्द है वो उनकी आत्मा तक उतर जाता है। फिर उनको लगा कि बुद्ध ने क्यों कहा था ऐसा कि यदि स्त्रियां उनके उसमें संघ में शामिल हो गई तो बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि बुद्ध ने स्त्रियों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, कहीं बुद्ध को खुद लगा था कि पुरुष में कोई कमी होगी और इस वजह से संघ जाएगा, इसमें स्त्रियां दोषी नहीं होंगी। तो अनामिका जी की कविताएं, और उन्होंने कविता के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात कही है अनुष्टुप की भूमिका में। देखिए समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कहा जाता है कि कविता हमें छू नहीं पा रही, कविता के पाठक कम हो रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि नैहर आई बेटी से माँ का जैसा अविरल अभंग संवाद होता है, वैसा ही संवाद कविता जन जन से करना चाहती है। घर के किसी कोने में अनादृत पड़े हुए वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अभिभावक की तरह कविता चाहती है लोगों की सूक्ष्म भाव तरंगों से जुड़ना, उनके सुख दुख उत्थान पतन में शामिल होना, लेकिन लोग उसे प्रायः अबूझ अभेद्य समझकर किनारा कर जाते हैं। तो कविता जुड़ना चाहती, कविता आपसे संवाद करना चाहती है और कविता ही मनुष्य का अंतिम अभयारण्य है, कविता ही अंतिम चौकी है। ये अरुण कमल ने कहा था और राजेश जोशी भी कहते हैं कि आज जब लगने लगे कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कविता ही अंतिम अस्त्र के रूप में हमारे सामने मौजूद हो सकती है। कविताएं आज जो लिखी जा रही हैं, देखिए बच्चों पर लिखी जा रही हैं, वृद्धों पर लिखी जा रही हैं। कविता में विज्ञान भी आया है, आध्यात्म भी आया है। आपने कहा था, अभी मैं एक कवि पर काम कर रही हूँ, कुछ उनके मैंने संग्रह पढ़े। उनका नाम है अशोक शाह और लगभग उनके अभी 21वीं सदी में यदि देखा जाए तो 12-13 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो जो बात आपने कही थी ना आत्म साक्षात्कार की, सेल्फ रियलाइजेशन की, वो उनकी कविताओं में बहुत मुखरता से दिखाई देता है। समय के पार चलो, समय मेरा घर है, समय की पीठ पर हस्ताक्षर है दुनिया, समय के पार चलो। फिर विज्ञान पर
उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो नया अभी शोध हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने बड़ी सुंदर कविताएं लिखी, जैसे परमाणुओं की सतह पे जीवन, और दर्शन को और आध्यात्म को भी उन्होंने अपनी कविता में प्रतिष्ठित किया है। ब्रह्मांड पर शायद मुक्तिबोध ने बहुत लिखा था। मुक्तिबोध की कुछ कविताएं मुझे मिली थी जिनमें ब्रह्मांड की ज्ञान है, और फिर इनकी कविताओं में मुझे मिला। मलय जी यदि यहाँ पर हैं, शायद नहीं है, मलय जी ने इस पर एक बड़ा अच्छा लेख भी लिखा था मुक्तिबोध की कविताओं पर। उन्होंने उनको एक नए एस्पेक्ट से देखा था, शायद इसके पहले किसी आलोचक की दृष्टि वहां नहीं गई थी, और ये लेख नया ज्ञानोदय में प्रकाशित हुआ था। फिर हमारे जो युवा कवि हैं, जो कि यही जबलपुर में यदि देखा जाए, आप कहेंगे कि मैं थोड़ा सा पक्षधरता कर रही हूँ, तो विवेक चतुर्वेदी जी की कविताओं ने, उनका जो पहला ही संग्रह है, इस संग्रह ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। क्योंकि देखिए, स्त्री पर बहुत लिखा जाता, लेकिन विवेक जी की जो दृष्टि थी उसमें एक संवेदना, एक पुरुष होकर स्त्री के प्रति इतना संवेदनशील हो जाना, इतना सम्मान का भाव आ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस संग्रह की कविताओं ने और कवि ने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत सहजता से जिस तरह से वो कविताएं लिखते हैं कि स्त्री का लौटना, एक कामकाजी स्त्री का घर लौटना पुरुष की तरह नहीं होता, कैसे आकुल वेग से वो लौटती है। और देखिए शब्दों का जो चयन है, आकुल वेग, तो और भी कई कविताएं, चाहे उन्होंने स्कूल को एक जेल की तरह निरूपित किया है अपनी एक कविता में। तो आप देखेंगे लाल मुरम पर चलती हुई एक स्त्री है, ये लाल मुरम क्या है? प्रेम। तो प्रेम को भी उन्होंने बड़े जो सूक्ष्म बिंब जो है वो लाके प्रेम की सूक्ष्मता को, स्थूल बिंबों के माध्यम से प्रेम की सूक्ष्मता को अभिव्यक्त किया है। अभी एक संग्रह मेरे हाथ में आया रक्षा दुबे का, सहसा कुछ नहीं होता। उनकी कविताओं ने भी मुझे प्रभावित किया। उनकी कविताओं में भी तरह तरह की स्त्रियां हैं। देखिए, दो संग्रहों की बात या दो कवियों की बात मैं एक साथ इसलिए कर रही हूँ कि स्त्री केंद्रित उनका ये संग्रह है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने स्त्री को एक अलग दृष्टि से देखा है, और समाज की, चाहे मजदूर स्त्री हो, मजदूर स्त्री क्या सोचती है, क्या भावनाएं हैं, आखिर में वो निष्कर्ष यही देती कि किसी स्त्री को बेल बनने की बजाय, कि एक बेल वृक्ष से लिपट गई, हरी भरी है, और अचानक ऐसा हुआ कि वो बेल धरती पर उल्टे मुंह आ गिरी, औंधे मुंह आ गिरी, तो स्त्री बेल क्यों बने, स्त्री खुद क्यों मजबूत वृक्ष ना बन जाए, ये वो कहती है। पर्यावरण की चिंता 21वीं सदी की कविता में हमें बहुत गहरे से दिखाई देती है, क्योंकि कवि जान गए हैं कि यदि पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण हमारा चला गया, तो हम मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे। तेजी से जिस तरह से नदियां सूख रही हैं, वृक्ष कट रहे हैं, और इस पर नरेश मेहता जी बहुत पहले लिख गए थे। अभी आगे के बहुत कवियों का, मैंने एक लेख लिखा था समकालीन कविता में पर्यावरण, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत गहराई से कवि जो है पर्यावरण पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, भारत देश जो कभी घने जंगलों का देश के रूप में जाना जाता था, अब तक यहाँ से 6.2 अरब हेक्टेयर जमीन से पेड़ उखाड़े जा चुके हैं, और ये चिंताजनक बात है। लीलाधर मंडलोई की कविता की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि चौका में बेहद और डूबा शर्म में, कहा उसने चलते थे पहले हम पांव पांव मनुष्य के साथ। ये एक वृक्ष से बात है। मानो सगा या मन कहे नातेदार, हुआ कुछ ऐसा एक दिन कि हम पर फेंके गए पत्थर, बरसी कुल्हाड़ियां, और हंसे भी कुछ इस तरह, इस बुरी तरह कि मानो हम हो प्रीतदास। अनुपस्थित हुआ वह इस तरह वह, और उपस्थित हुई अनेक कुल्हाड़ियां। तो इस तरह से यदि हम देखें कि जो भी कोई भी अच्छा कवि है वो समाज से तटस्थ नहीं रह सकता। नरेश सक्सेना जी ने पेड़ों के लिए एक जो कविता लिखी है, और एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि ये कविता लोगों की जुबान पे जिंदा है। लेखक का नाम याद नहीं, कवि का नाम याद नहीं है, लेकिन ये कविता
दिल्ली का जो विद्युत शवदाह है वहां भी लगी हुई है। नाम नहीं लिखा लेकिन कविता। तो ये कविता की ताकत भी है कि अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा अपनी गौरैया गिलहरियों से बिछड़कर, साथ जाएगा एक वृक्ष, अग्नि में प्रवेश करेगा उससे पहले। लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाहगृह में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष बचा रहे। क्योंकि ये जो सभ्यता है, सभ्यता का प्रत्युत्तर है प्रकृति। प्रकृति 21वीं सदी की कविता में पूरी ताकत के साथ मौजूद है और निरंकुश सभ्यता आदमी के आत्म जगत को चाहे कितना भी शत विशत कर दे, बाह्य जगत को चाहे कितना ही चमक दमक से परिपूर्ण करके नकली बना दे, लेकिन वह अंततः मानवीय शक्तियों और श्रम चेतना को मिटा नहीं सकता। ये हमारी 21वीं सदी की कविता ने हमें जताया है। 21वीं सदी की कविता विकास को नकारती नहीं है, बल्कि विकास के खतरों को पहचानती है, जड़ों की खोज करती है। और कविता ही है जो कवि देवी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि कविता ही दर्ज कराती है अरावली होता हुआ दुख और बिंद होता हुआ आदमी। घोंसले में अंडे के फूटने की ध्वनियां, घास के उगने का धीमा संगीत, पहाड़ों के अंदर घुमड़ती नदियां, अक्षर सीखते हुए ब्रह्मांड गुंजाते हुए बच्चों का अनुवाद। कविता खतरनाक ऊंचाइयां तक पहुंचाती है, वही देख पाती है हल और इतिहास की मूठ किसान के हाथ में है कि जमीन पर देखकर चलने का सलीका अब भी बचा है, कि बुलाने पर मुड़कर देखने की रस्म अब भी बाकी है, कि ना हो कंक्रीट के पुल दो गांवों के बीच, दो गांवों को अलग करती नदी में कम से कम एक नाव और केवट तो मिल ही जाते हैं। और भी है कुछ कवियों के नाम में लेना चाहूंगी जिनकी अभी कुछ कविताएं मैंने पढ़ी। जिस तद्भव का के पिछले अंक में शहंशाह आलम की कविता, विहार वैभव की कविता तो मैंने सुनी ही थी यहाँ पर, आपने जब कार्यक्रम कराया था चाय पर शत्रु। राहुल राजेश, अदनान कफील दरवेश, कृष्ण कल्पित जी को मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ और कविताएं भी उनकी पढ़ी हैं। आशुतोष दुबे, यतीश कुमार जी, गीत चतुर्वेदी जी, अंबर पांडे जी, इसके अलावा अशोक पांडे, हेमंत देवलेकर। महिलाओं में और युवा कवित्रियों में इंदु सिंह, तिथि दानी, बाबूशा कोहली, सुजाता, उपासना झा, अनुराधा सिंह, लवली गोस्वामी आदि आदि अनेक कवित्रियां मतलब रच रही हैं, लिख रही हैं और इस तरह से लिख रही हैं कि उनका लिखा हुआ अपनी एक अलग पहचान दर्ज करा रहा है। 21वीं सदी की कविता और कवि जो है वो अपने समय की युगीन हलचलों के प्रति पूर्णतः चौकस हैं। मदन कश्यप ने लिखी एक कविता जिसका शीर्षक है अपना ही देश, जिसमें वे लिखते हैं कि आंखें अब भी देखती हैं लहलहाती हुई फसलों का सपना। यानी चाहे कुछ भी हो, कितना भी नकारात्मक पक्ष हो, कविता एक सकारात्मकता की तरफ लौटती है। 21वीं सदी की कविता में ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वे बार बार चुराएंगे फिर भी बची रहेगी धूप, वे छिपाएंगे रोशनी फिर भी दिखेगी राहें। तो ये कविता जो है 21वीं सदी की हर विषय पे लिखी गई है, चाहे धन प्रभुत्व पर लिखी गई हो, प्रेम पर, अभी प्रेम पर हमारे जो युवा कवि हैं वो पढ़ रहे थे कविताएं। प्रेम और सुंदरता भी कविता के विषय बने हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ कविताएं लिखी गई हैं। तमाम जो विभेद मतांतर है उन पर कविताएं लिखी गई हैं। रिश्ते नातों पर, बच्चे बुजुर्ग और आदिवासी, दलित, पर्यावरण संरक्षण, बाजार, मीडिया, पानी, समुद्र, बारिश, यानी कविता के जो विषय हैं ये तो पहले भी थे, अभी भी हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कविता के शिल्प पर थोड़ी सी मैं 1 मिनट बात करूंगी, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगी।
कि कविता का शिल्प पक्ष भी मजबूत हुआ है। कुछ जरूर मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि कुछ कविताएं एक जिसको कहना चाहिए एक नकली शिल्प भी गढ़ा गया। ऐसा लगा कि दुख भी बड़ा ग्लोरीफाई हो रहा है, दुख को भी बड़ा महिमा मंडित किया जा रहा है। लेकिन जहां अनुभूति की सच्चाई है कवि में, जहां कवि में सामाजिक सरोकार जुड़े हुए, निराला की मैंने मैं की शैली अपनाई वाली बात जो है कि दूसरे का दुख भी अपना दुख लगे, जब कवि को इतना संवेदनशील जब वो हो जाए तो कविता निश्चित तौर पर प्रभावी होती है। कविता में बिंब अच्छे आए हैं, और चाहे वो दृश्य बिंब हो चाहे स्पर्श बिंब हो, और इस तरह से कविता ने छुआ है, कविता ने प्रभावित किया है। कविता में लयात्मकता भी बनी हुई है, कुछ कवि छंदों की तरफ भी आकर्षित हुए हैं। तो 21वीं सदी की कविता असल में बहुत व्यापक विषय है और बहुत कम समय में मैं अपनी बात रख पाई। मुझे यहाँ पर आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।